आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर का और विजन 2047 संवाद में कहा कि यह आयोजन बहुत प्रेरणादायक है और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर से उन्हें समझने में मदद मिलती है कि राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ाना है और किन मुद्दों पर काम करना है और वर्तमान में राज्य की स्थिति क्या है। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों और प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करें और साथ ही सकारात्मक योगदान दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सभी को एकजुट होकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संदेश भी देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस शिविर ऐसे स्थान पर होता जहां पर हम लोग 2 दिन एक साथ रहते। अब तो यहां तो आप लोग आएंगे और वैसे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कल तक जितना भी समय है, जब तक भी आपका शिविर चलेगा ये, तब तक मैं भी आपके बीच में बना रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, या अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं। क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, ये शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहां पर हम खड़े हैं। शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूंकि मैं हेड टेल और बिन टेल तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल बिंड पर भी होगी और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। वो नाविक क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसके धाराएं प्रतिकूल न हो। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बसंत पंचमी पर क्रामश्रम में महाराज भारत की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया। वहीं लगभग आपको बताते चले 39.74 लाख रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। उद्घाटन के दौरान सेल्फी पॉइंट और आकर्षण पेंटिंग भी प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश में कार्यक्रम को संबोधित किया और क्षेत्र के लिए पेयजल, मार्ग निर्माण, बाढ़ सुरक्षा और स्टेडियम जोरदार जैसी घोषणाएं भी करते नजर आए। स्थानीय अधिकारी, नेता और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस तरह से काफी तैयारी रही थी। जानते हैं कि कोटद्वार में कर्ण आश्रम जो है वो हमें केवल राष्ट्र में नहीं विश्व में हमारी पहचान बनाता है। उस पहचान को और कैसी पुख्ता की जाए, उसको और कैसे सुदृढ़ की जाए, उनका एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मूर्ति को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग अपना दिया है। उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब जानते हैं कि राजा भरत के नाम से पूरा देश हमारा भारत जाना जाता है और मुझे आज अत्यंत प्रशंसा खुश हूँ मैं मन से, क्योंकि आज हमने अपना बालकाल के हमारे राजा भरत उनकी मूर्ति को उनका शौर्य दिखाने का हम सबको मौका मिला और ये मूर्ति आज हमने बसंत पंचमी के दिन मेले के समय में कड़ाश में मेला लगता है, मेले के दिन हमने ये समर्पित किया। तो आज हम बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मूर्ति बनी है। अगल बगल भी हमारी जो यहाँ की कोटद्वार की बच्चियां हैं, अंजलि आर्ट्स करके उसने पूरा यहाँ पर सजावट की है। तो बहुत आज खुशी का दिन है कि बसंत पंचमी के दिन बहुत समय से मेरी जो इच्छा थी आज अब पर्यटन को अब नए आयाम मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चे आए, युवा आए, बहनें आए, भाई आए, यहाँ पर मूर्ति को देखें, उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करें, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बने, लोग आके देखें सबने। और वर्ड ऑफ माउथ है, जैसे जैसे लोग टूरिस्ट आएंगे बाहर जाकर बताएंगे कि हम राजा भरत की स्थली जहाँ से भारत नाम पूरे देश को मिला है, हम वहाँ गए थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे पब्लिसिटी होगी और हम जो चाहते हैं, आदरणीय हमारे सांसद साहब जो चाहते हैं कि हम इसको राष्ट्रीय पटल पर लेकर आए, वो भी कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसा समय आएगा जब
ये एक बड़ा टूरिस्ट स्थल बनेगा। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को खुले जाएंगे। वहीं आपको बताते चले नरेंद्र नगर राज दरबार से हुई घोषणा, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अब चारधाम में से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर तय हो गई है। बता दें कि भू बैकुंठ भगवान बद्री विशाल के कपाट 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को दोपहर 12:47 पर खुलेंगे। ये घोषणा नरेंद्र नगर राज दरबार में की गई। हर वर्ष की भांति वैदिक परंपराओं के अनुसार टिहरी नरेश, मंजूदेंद्र शाह और डिंबर पंचायत और साथ ही आपको बता दें बीकेटीसी अधिकारियों की मौजूदगी में ये घोषणा जो है की गई। वहीं आपको बताते चले चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। साथ ही इस दौरान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को, जहां चारधाम की तैयारियों को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है। साथ ही बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुट चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार ने किस स्तर पर काम कर रही है और साथ ही क्या सभी जरूरी इंतजाम भी पूरे कर लिए गए? बिल्कुल प्रिया, चारधाम यात्रा की तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं और आज वैदिक परंपरा के अनुसार जो नरेंद्र नगर जो राजमहल है वहां पर तमाम जो श्रद्धालु और जो डिमर पंचायत के सदस्य होते हैं और राजा मनोजेंद्र शाह की अध्यक्षता में बद्रीनाथ धाम कपाट की तिथि तय हो चुकी है और 23 अप्रैल को 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो चतुर्थ केदार बद्रीनाथ भगवान के रुद्रनाथ हैं उनके कपाट 18 मई को 12:57 पर खुलेंगे और कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की एक तरह से ये शुरुआत हो चुकी है और जो कपाट खुलने की तिथियां हैं वो कहीं ना कहीं तय हो चुकी हैं और बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि सबसे पहले तय होती है और आज जो बसंत पंचमी त्योहार है वो धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसी मौके पर राजमहल नरेंद्र नगर में इस तिथि को आज तय किया गया। जी आशीष, बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर कपाट खुलने की तिथियों का ऐलान हुआ, क्या इसके पीछे कोई खास धार्मिक या वैदिक परंपरा भी जुड़ी होती है? इस वैदिक परंपरा है और जो राजा जो टिहरी नरेश हैं मनोजेंद्र शाह जो वर्तमान में है, कहीं ना कहीं उन्हें बोलेंदु बद्री भी कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ के बोल हैं वो राजा के बोल होते थे, जो प्राचीन काल में माना जाता था कि एक तरह से जो बोलेंदु बद्री उन्हें कहा जाता था। राजा जो टिहरी के नरेश थे उन्हीं के जो है अनुसार जो है उन्हीं की अध्यक्षता में ये हर बार इस तिथि का चयन होता है और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ये जो है बद्रीनाथ जो बैकुंठ धाम कहा जाता है एक तरह से बद्रीनाथ को, उसके धाम के जो है कपाट खुलने की तिथि जो है आज सभी जो तीर्थ पुरोहित हैं, डिमरी पंचायत के तमाम जो सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में जो है तय कर दिए गए हैं। जी आशीष, बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे खुलेंगे। उस दिन के कार्यक्रम और अनुष्ठानों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल तमाम तैयारियां कर दी गई हैं और जो गाड़ू गड़ा जो तेल यात्रा है वो भी बद्रीनाथ तक जाती है और उसको लेकर जो एक तरह से जो वैदिक परंपराएं हैं उसके अनुसार तिल का तेल यहाँ पर निकाला जाता है और उसके बाद जो है ये जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनकी मौजूदगी में ये तिथि तय होती है। और इसके साथ साथ आज जो चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ धाम के कपाट की तिथि भी तय हुई है और इसको जो है 18 मई को 12:57 पर उसके कपाट भी खोल दिए जाएंगे। जी आशीष, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे। रुद्रनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की क्या विशेष योजनाएं हैं? बिल्कुल प्रिया, तमाम योजनाएं हैं, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो विभागीय अधिकारियों की बैठकें लगातार हो रही हैं। पर्यटन विभाग हो चाहे तमाम जो जनपद चार धाम के आते हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, तो उन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री से लेकर जो गढ़वाल के आयुक्त हैं या गढ़वाल के जो एसपी हैं उन्होंने जो है तमाम बैठकें की हैं और उन तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए अभी से ही सभी विभागों को जो है निर्देश दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा इस बार होने जा रही है, हर बार की तरह कहीं ना कहीं इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही है। पिछली चार धाम यात्रा की बात करें तो 50 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आए थे और इस बार इसकी उम्मीद और जताई जा रही है कि इससे ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे। जी आशीष, नरेंद्र नगर राज दरबार से हुई इस घोषणा का क्या धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है? बिल्कुल प्रिया, इसका धार्मिक महत्व है और प्राचीन महत्व है। कहीं न कहीं यहीं से ही चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव बद्रीनाथ धाम के कपाट की तिथि तय होती है और कहीं न कहीं ये जो आज जो बसंत पंचमी के मौके पर ये तिथि तय होती है। हर साल की तरह इस बार भी इस मौके पर जो है भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और तमाम जो डिमर पंचायत के सदस्य थे या फिर जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किए? बिल्कुल, सरकार के आदेश हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो, तमाम जाए चाहे यातायात की व्यवस्था हो या फिर जी आशीष और जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव देहरादून लोक भवन में सर्वजन कैंसर कैंपेन का मैसेज लेकर आई थी। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कहा कि यह बड़ा अजीब सा प्रकरण है, इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। वहीं हर की पौड़ी में आपको बता दें, हरिद्वार के गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ है और उन्होंने बद्रीनाथ को हरिद्वार हो, काशी हो, मथुरा हो, सभी स्थानों को पवित्रता भंग न होने और उसके तमाम काम किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि नियम कानून का पालन सभी को करना चाहिए। भी हुआ है, ये बहुत अजीब सा प्रकरण है और इसमें बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य आए दोषियों को इसमें सजा मिलनी चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है हमारे सनातन संस्कृति धर्म के लिए और जिस प्रकार की प्रवृत्ति रही है ऐसे जगहों पे जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराएं हैं, मंदिर हैं, उपासना के केंद्र हैं, हमारी माँ गंगा है, यमुना है इत्यादि, उनको मैला करना, कितनी सारी वीडियो आ रखी हैं। और मैं तो एक बात कहूंगी कि कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश राज करते थे उन्होंने भी क्रिश्चियन होने के बावजूद इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि बद्रीनाथ जी की जो पवित्रता है वो भंग ना हो, हरिद्वार की जो पवित्रता है वो भंग ना हो, मथुरा काशी की जो पवित्रता है वो भंग ना हो। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है अगर आज के युग में हमारे जेनजीज भी इसमें आंदोलन कर रहे हैं या इस प्रकार के बोर्ड समाज अपनी तरफ से लगा रहा है तो इसमें किसी प्रकार की बुराई है नहीं। मैं ये
कहूंगी कि शंकराचार्य जी का जो भी प्रकरण है, जो भी कुछ हुआ, प्रशासनिक प्रकरण है ये, और इसमें देखिए क्योंकि तथ्य मेरे सामने नहीं आए हैं तो मैं इस पे बोलना बहुत उचित नहीं समझूंगी, परंतु शासन और प्रशासन के जो मापदंड होते हैं, किसी को भी मतलब जो पद पे हो, चाहे ना पद पे हो, चाहे महात्मा हो, चाहे आम महिला या पुरुष हो, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह से कुछ पैरानॉर्म्स बना रखे तो हमें उनका, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, मतलब हम ठीक है, हम कोई भी धर्म, हम कोई भी पद्धति, हम कोई भी परंपरा फॉलो करें, हम फॉल करते हैं संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, संविधान है भारत का, उसके तहत अगर किसी प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करने का प्रयास करें तो वो अच्छी बात नहीं है, परंतु मैं फिर भी कहूंगी कि ये जांच का विषय है, इसमें जांच पड़ताल करके इस पे आगे बढ़ना। वहीं चमोली के नंदानगर में मकबूल ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया और अब उनका नाम कमल रखा गया। मकबूल ने गौचर की एक हिंदू लड़की से शादी की थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रघुनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी में उनका मुंडन और पंच स्नान कराया। मकबूल ने परिवार के कुल 5 सदस्य भी हिंदू धर्म में शामिल हुए। तिलक और हवन पूजन के बाद उन्होंने नाम बढ़ाया गया। साथ ही आपको बताते चले, समारोह में मंदिर में उन्हें भगवान राम का पटका पहनाया और हनुमान चालीसा की किताब भी भेंट की गई। धर्म परिवर्तन के बाद कमल और उनका परिवार खुश दिखाई दे रहा है। तो वहीं देहरादून के जिलाधिकारी ने सरकारी और वन भूमि पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है और वहीं भिष्ट गांव गंगोड़ा में वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि किसी मामले में मिली भगत पाई जाती है तो संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की हर इंच भूमि की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता और जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं रुड़की से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस की नशे के सौदागरों पर कार्यवाही। पुलिस ने 235 नशीली गोलियां बरामद की। एनडीपीएस एक्ट के तहत सागर पर मुकदमा दर्ज। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कार्यवाही। तो वहीं आपको बताते चले, रुड़की पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही की है। मुजफ्फरनगर के छपार निवासी सागर को पुलिस ने मंगलौर कोतवाली इलाके से पकड़ा। उसके कब्जे से 235 नशीली गोलियां बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही नशे की सप्लाई और खपत को रोकने में मदद करेगी। रुड़की में ये कदम सुरक्षा बढ़ाने और युवाओं को नशे से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलर्ट मोड पर है। बोर्ड के अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वे लगातार गन्ना चरखियों पर नजर बनाए हुए हैं। यदि किसी चरखी में कूड़ा या अन्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है। हाल ही में लंडोरा और इकबालपुर क्षेत्रों में गन्ना चरखियों को सील किया गया और जुर्माना लगाया गया। राजेंद्र कुमार ने बताया कि अगर किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में जल संबंधी प्रदूषण पाया गया तो 1974 के अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल में ही एक व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पादन बनाने पर सीलिंग कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चरखियों में जो प्लास्टिक या रबड़ अपशिष्ट है उसको जलाने की शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई हैं और समय समय पर हमारे द्वारा औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी दशा में कोल्हुओं में रबड़, प्लास्टिक या जो प्रतिबंधित ईंधन है उसका प्रयोग न हो सके। हमारे द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में जहां भी प्लास्टिक अपशिष्ट पाया गया है
जलाते हुए पाया गया या उनके परिसर में स्टोर पाया गया है, हमने चरखियों को सील किया और सील करने के बाद जो एक जुर्माने की राशि है प्लास्टिक वेस्ट अपशिष्ट प्रबंधन नियम में, उसके अनुसार जुर्माना लिया जा रहा है। तो वहीं लश्कर में एफएमसी गोदाम पर हंगामा खड़ा हो गया जब महिला राशन डीलर सुषमा ने खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और गोदाम संचालन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं सुषमा ने अधिकारियों पर 18% कमीशन मांगने और कमीशन न देने पर पिछले 2 महीनों से राशन न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत पहले ही जिलाधिकारी से की जा चुकी है। सुषमा ने हरिद्वार में डीएफओ और हुई विजिलेंस कार्यवाही को लेकर भी सवाल उठाए और इसे साजिश करार दिया। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता ने भी सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर राशन डीलर की दुकान निरस्त करने की संतुष्टि की गई थी, जिससे नाराज होकर डीलर इस तरह के आरोप लगा रही है। ये श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहां पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा, गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए। भैया मैंने शिकायत मैंने पहले मैडम को गई, मैं बबीता मैडम को ऑफिस में जाने के बाद मैंने बबीता मैडम को बोला, मैं कहा मैडम ऐसे सब आता राशन क्यों नहीं उठवा रहे आप? तो मैडम कहने लगी उठ जाएगा राशन तुम्हारा। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर गई, अगले दिन फिर जाने के बाद वो ऑफिस छोड़ के चली गई। उसने बोला मुझे काम हो इसमें गाँव में जाने का। तो वहीं उत्तराखंड में झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही तो वहीं आपको बता दें पहाड़ी जनपदों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ चक्राता, कालसी, त्रिवेणी, धनौल्टी, मसूरी, औली, चोपता, हर्षिल, नैनीताल, अल्मोड़ा सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले लगातार बर्फबारी का मजा लेते सैलानी नजर आए, जहां खासा खुश भी नजर आए बर्फबारी को देखकर सैलानी। वहीं लोगों ने राहत की सांस भी ली है। मौसम ने करवट बदली से लेकर इलाके में जमकर बर्फबारी को लेकर लगातार आपको बताते चले बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते सैलानियों को खासा बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जनपदों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साथ ही उत्तराखंड में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत की सांस भी दी। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है बारिश, तो वहीं पहाड़ी जनपदों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देहरादून, लश्कर, टिहरी से, जहां बर्फबारी और बारिश से कई लोगों को राहत मिली, तो वहीं बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक नजर आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ चक्राता, कालसी, त्रिवेणी जैसे इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान पर्यटकों में भी उत्साह देखने को मिला। साथ ही इन इलाकों में पर्यटन भी बढ़ता हुआ नजर आया। देहरादून और लश्कर में भी बारिश, जहां लोगों ने राहत की सांस ली। टिहरी में भी बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। उत्तराखंड में झमाझम बारिश, जहां लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली, तो वहीं कई इलाकों में बर्फबारी के चलते पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला। ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए पीडब्ल्यूडी, एनएच डिवीजन डोईवाला और एनएच देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। थैंक यू। देखिए अभी जो पश्चिमी विक्षोभ जैसे हमने पहले फोरकास्ट करते वो जो है एक्टिव हो गया है। रात में ही इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई थी, कुछ स्थानों पर हमको रिपोर्ट भी हो गया रेनफॉल और स्नोफॉल।
और जो है अब इसकी एक्टिविटी आज पूरे दिन चलने की उम्मीद है, जैसे हम पहले से उम्मीद लगाई थी कि ये लाइट से जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, खासतौर से जो है 2300 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पे स्नोफॉल का चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में खासतौर से जो है हल्की से मध्यम बहुत हल्की बारिश रहने की उम्मीद है। उसके बाद कल ये सिस्टम 24 तारीख में ये सिस्टम धीरे धीरे निकल जाएगा और ऊपरी जो नॉर्थ में हमारे जनपद है वहीं पे इनके चांसेस है कि वहाँ पे हल्की किसानों को सब बारिश को देखकर तो फायदा भी है और नुकसान सबसे ज्यादा है। जो जैसे गेहूं है, सरसों है, सरसों भी तैयार से हो गई, बहुत हरा चारा रोड़े आड़े पड़ गए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।